नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा और आज बात करेंगे चीन सहित दुनिया में कहर बरपा रहे BF7 को लेकर मॉक ड्रिल किया गया था देश भर के सभी अस्पतालों में। देश में चीन जैसे हालात न बने, सब वेरिएंट BF7 के कहर वाला पैनिक बटन न दबे, नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जारी न करना पड़े, इसलिए केंद्र और राज्यों ने कोरोना से निपटने को लेकर अपनी तैयारी शुरू की थी। हालांकि भारत में अभी हालात सामान्य हैं, लेकिन आपात स्थिति से निपटने को लेकर हमारी क्या तैयारी है, इसके लिए पूरे देश में सर्वे किया गया, सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल की गई। इससे पता चल गया कि चाइनीज वायरस से निपटने के लिए हम कितना तैयार हैं। देश में कोरोना की एंट्री पॉइंट का ऑन लोकेशन सर्वे किया गया। इस दौरान कहीं तैयारियां पूरी मिली तो कहीं खामियों का अंबार मिला, कहीं वेंटिलेटर नहीं तो कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले, कहीं पर ऑक्सीजन प्लांट ही बंद मिला। अस्पताल में बेड के मानक पूरे नहीं पाए गए, किन्हीं अस्पतालों में कहीं नर्सों का स्टाफ कम तो कहीं डॉक्टर्स का अभाव मिला। इन सभी मोर्चों पर अब युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। पता चल चुका है कि हम लोगों को कहां पर अपनी कमियों को दुरुस्त करने की जरूरत है, जिसको लेकर मॉक ड्रिल किया गया था। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर RK तुली जुड़ गए हैं, फिजिशियन हैं, सोहम होलिस्टिक मेडिकेयर सेंटर में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, कल कोरोना से निपटने के लिए और अपनी स्थिति को जानने के लिए देश के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया था, जहां पर हमें पता चला कि हमारी कहां हम कमजोर हैं, किन जगहों पर हमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की जरूरत है और कहां हमारी तैयारी पूरी है। तो हर मोर्चे पर कल मॉक ड्रिल किया गया था। तो आपको क्या लगता है, ये मॉक ड्रिल कितना अहम भूमिका निभाएगा कोरोना से जंग में? ये तो मैं अपने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के इस सोच को अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ये इसको कहते हैं स्टॉक टेकिंग कि हमारी तैयारी कैसी है। तो ये एक प्रकार की ड्रेस रिहर्सल थी, जिसमें देश भर के सभी अस्पतालों इत्यादि में लोकल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इत्यादि हैं और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद सफदरजंग हॉस्पिटल में जाके मुआयना किया। तो ये बहुत अच्छा विचार था, बहुत अच्छा कदम है। इससे हमें अपनी तैयारी के बारे में तो बहुत मालूम है, मगर जो हमारी कमियां हैं, खामियां हैं, उनके बारे में भी हम देख लेंगे तो उन सबको हटाया जा सकता है। और आज हम ये कह सकते हैं कि ये 2019 वाली या 20 वाली बात नहीं है। अगर आज कोरोना आता है तो हमारा देश अपनी जितनी भी हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको मिला के कोरोना के साथ इस युद्ध में, इस अभियान में सक्षम है, तैयार है और किसी को आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, सबको अस्पतालों में भरपूर बेड्स हैं, सब दवाइयों का, ऑक्सीजन इत्यादि का पूरा सर्वेक्षण कर लिया गया है। और बिल्कुल सर, इसी को लेकर सर्वेक्षण किया गया था, मॉक ड्रिल किया गया था। इस दौरान कई अस्पतालों से अधूरी तैयारियां सामने आई है। कहीं दवाइयों की कमी मिली तो कहीं डॉक्टर्स का अभाव, कहीं ऑक्सीजन प्लांट तक बंद मिला है, कहीं सिलेंडर पूरे नहीं है। इसको लेकर अब हमें पता चल गया है कि हमारी क्या क्या कमियां हैं, हमें दुरुस्त करनी है। तो ये कितना अहम रोल निभाएगा मॉक ड्रिल इस कोरोना से लड़ाई में और कितनी मदद सरकार को इससे मिलेगी? बहुत अच्छे, नेचुरली हमने अपनी देख लिया, अपनी हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है वो क्या है और जो हमारी कमी है उनको हम नेचुरली जब हमें पता लग गई तो हम उनको पूरी करेंगे। और एक ये सावधानी है, एक ये तैयारी है कि कोरोना आए तो हम पूरी तरह तैयार हैं जी। और इसमें किसी प्रकार की इस बारी कोई देशवासियों को कोई कमी नहीं महसूस करने पड़ेगी। जी सर, हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र भी जुड़ गई हैं, MD हैं अपोलो अस्पताल में। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी मैम। आपसे जानना चाहूंगी, कोरोना से निपटने और अपने हालात की जानकारियों के लिए कल देश भर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया था। सरकार की तरफ से नोडल अधिकारियों की निगरानी में ये मॉक ड्रिल हुआ था। इनमें कहीं इंतजाम पूरे मिले तो कहीं बड़ी कमियां पाई गई। तो कितना मददगार साबित होगा मॉक ड्रिल कोरोना से इस जंग में? देखिए, मॉक ड्रिल हम लोग हैं तैयारी करने के लिए, जानना चाहते हैं व्हाट इज आवर स्टेटस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आगे का क्या स्टेप्स लेना है, ये सब
जानने के लिए। तो मॉक ड्रिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मॉक ड्रिल का रिपोर्ट अच्छा है तो बढ़िया है, और मॉक ड्रिल का रिपोर्ट अच्छा नहीं है तो भी अच्छे हैं, बिकॉज उसी के हिसाब से वी कैन पुल इन ऑल आवर रिसोर्सेज, मेडिसिन, ऑक्सीजन, बेड, ट्रेनिंग, वो हम लोग सब कुछ दे सकते हैं कि तैयारी हमारा एकदम सब अच्छे रहे। तो इसीलिए तो हम लोग मॉक ड्रिल नॉट ओनली कोविड में करते हैं, हम फायर करते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, डिजास्टर में भी लगातार अपोलो हॉस्पिटल जैसे बताते हैं आपने, हमारा ट्रेनिंग चलते हैं, डॉक्टर, स्टाफ, फ्रंट ऑफिस सबके लिए। तो उसी तरीके से कोविड का जो मॉक ड्रिल हुआ वो अच्छा है, सबके लिए वेरी गुड। बिल्कुल मैम, जब कल मॉक ड्रिल हुआ तो इसमें वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ। बूस्टर डोज में हम 70% फेल साबित हुए हैं, कि मतलब अभी काफी लोगों को बूस्टर डोज नहीं मिल पाई है, बूस्टर डोज की पर्याप्त मात्रा भी नहीं है। तो इसमें सरकार को अब कितना दुरुस्त और तैयारी करने की जरूरत है बूस्टर डोज को लेकर, क्योंकि बूस्टर डोज सभी को नहीं लगी है। टीके की एक ना एक डोज ज्यादातर लोगों को लग ही गए है, लेकिन बूस्टर डोज अभी बाकी है। देखिए, बूस्टर डोज हम बोलते हैं थर्ड डोज के लिए, सेकेंड डोज को तो मोर और लेस 28-30% ऑफ द पॉपुलेशन को मिल चुके हैं। बूस्टर डोज किसको लगाते हैं? जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स, जैसे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल्स, लेबोरेटरीज, नर्सेज, हाउसकीपिंग, ऑल दी सिक्योरिटी, एम्बुलेंस ड्राइवर्स, इसको हम लोग फर्स्ट फ्रंट लाइन बोलते हैं, इनको जरूरी है। एंड अभी सरकार का नेक्स्ट स्टेप है टू कंप्लीट वैक्सीनेशन फॉर द थर्ड डोज। दूसरा है टू गेट वैक्सीनेटेड जो बुजुर्गों हैं, हाई रिस्क इंडिविजुअल, जिसके इलाज चल रहा है हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, डायबिटीज के लिए, किडनी फेलियर, कैंसर पेशेंट, इनको थर्ड डोज जरूरी है, बिकॉज दे आर वेरी एट हाई रिस्क। और जो आदमी को पहले का डोज नहीं लिया है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज इंडिविजुअल्स, उनको भी आगे से बढ़िया से ख्याल देना है और उनको वैक्सीनेशन करना अभी सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आगे बढ़ने के लिए। जी मैम, जब पिछली बार कोरोना आया था तब हालात बहुत ही अलग थे, तब हमें मालूम नहीं था कोरोना कैसे काम करता है, किस तरीके से उससे लड़ा जाए। अब हमें सब कुछ मालूम है और अपनी तैयारियों की स्थिति को जानने के लिए हम मॉक ड्रिल कर चुके हैं और हमें पता है कि अब कहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। तो आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए आपको क्या लगता है हमारा जो हेल्थ विभाग है वो कितना तैयार है, हमारी जो टीम है वो कितनी तैयार है? हमारा जो हेल्थ सिस्टम है अभी पहले जब हम लोग पहले 2020 में 2020 में उतना तैयारी नहीं था, पता भी नहीं था कोरोना क्या करने वाले हैं, तो वी डिड नॉट नो, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड। बट अभी हम लोग फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव देख चुके हैं, हमको पता है मेडिकली क्या सपोर्ट चाहिए, फाइनेंशियल क्या सपोर्ट चाहिए, दवा क्या लगता है, कितना हेल्थ केयर स्टाफ लगना चाहिए, ऑक्सीजन का जरूरी, रेमडेसिविर जैसे बड़े बड़े दवा का जरूरी, और स्टाफ का जरूरी, नर्सेस सबका, और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का जरूरत है। तो हमको वी हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस थिंग, तो उसी हिसाब से अभी इंडिया बहुत अच्छे तैयार में है। काफी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफी एडवांसेस हुआ, गवर्नमेंट भी क्या कर रहा है, प्लस अपने आप हॉस्पिटल्स भी अपने लिए कर रहा है, बिकॉज आने वाले मरीज को लिए हम लोग भी हैव टू गिव बेटर केयर टू एवरीबडी। So we are much better prepared from to counteract this wave which is going to come. तुली जी, इस मॉक ड्रिल में एक चीज और सामने आई है कि वैक्सीनेशन डिमांड एंड सप्लाई में सरकार को पूरे नंबर मिले हैं, यानी कि वैक्सीनेशन की जो डिमांड है उसी के हिसाब से सप्लाई हो रही है और लोगों को वैक्सीनेशन की जो डोज है वो मिल रही है। तो कोरोना से इस लड़ाई में वैक्सीनेशन कितना अहम रोल निभाएगा? अब तो बूस्टर डोज अभियान भी सरकार की तरफ से तेज कर दिया गया है, तो कितना अहम रोल ये वैक्सीनेशन निभाएगा? देखिए, वैक्सीनेशन ही हमारा जो सुरक्षा कवच बनाने के लिए हमारी मदद करता है, और सारी दुनिया में सबसे ज्यादा कामयाब जो टीकाकरण अभियान हमारे देश में लगभग 220 करोड़ से ऊपर लोगों को ये टीकाकरण हो चुका है। और इसमें अगर कमी रह गई है तो वो है बच्चों के लिए, जो 12 साल के छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनके लिए अभी फिलहाल में ही ये वैक्सीन अप्रूव हुई थी और सेकंड डोज भी कई लोगों ने नहीं लगवाई, अब उनको लगवा लेनी चाहिए। और जो बूस्टर डोज है वो जो लोग हैं जो वल्नरेबल हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो जाती है। और मैं आपकी चैनल से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देश के लिए भेजना चाहूंगा
कि हम जो भी आज ये कोरोना की फाइट में कर रहे हैं, हम मात्र एक फायर फाइटिंग कर रहे हैं। इसकी हमें कोई भी समस्या होती है उसके लिए हमें एक शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी लेनी है, जो जिसको फायर फाइटिंग जो हम सब इस कोरोना के लिए कर रहे हैं, परंतु जो महत्वपूर्ण है वो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि क्योंकि कोरोना यहाँ पे आया नहीं, यहाँ पे हमेशा था और ये म्यूटेशन करके इसके नए वेरिएंट आते रहेंगे। बिल्कुल सर, उसकी रफ्तार कम हो गई थी लेकिन वो पूरी तरीके से गया नहीं था। ठीक है ना। आज भी सब लोग अपना अपना अंदाज लगा रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कोई घबराने की बात ही नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं, मगर फिर भी अपनी सुरक्षा करना, अपना इंतजाम करके पूरा रखना, उसके लिए हम अब सक्षम हैं, तैयार हैं। मगर जो मैं बात करने जा रहा हूं वो है कि हमें इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, क्योंकि वायरस सिर्फ कोरोना नहीं है, कोरोना के आने वाले वेरिएंट नहीं है, ये जितना हमारा वातावरण है, ये हर प्रकार के कीटाणुओं से जो कि हमारे सिम्बायोटिक यानी कि म्यूचुअली बेनिफिशियल अरेंजमेंट है, उसके तहत हमारे वातावरण में कीटाणु हमेशा रहेंगे। ट्यूबरकुलोसिस भी रहेगा, HIV भी रहेगा, हेपेटाइटिस भी रहेगा, परंतु जरूरत है हम अपने लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति, अपनी इम्यूनिटी को सुधारें। ये कोरोना के दौरान पाया गया कि हमारे देश की जो जनजात इन्नेट इम्यूनिटी है वो बहुत अच्छी रही जी, इसी ने हमारे देशवासियों को बचाया। और जो विकसित देश है, अगर हम कहें कि सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज से कोरोना के साथ हम जंग जीत सकते हैं तो शायद बहुत गलत होगा, क्योंकि जो देश एडवांस कंट्री है, जहां पे हमारे देश से कई गुना ज्यादा खर्चा किया जाता है स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर, वहां पे मौत की दर 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना तक ज्यादा रही, संक्रमण भी ज्यादा हुए, मौत की दर भी ज्यादा हुई। तो इसका एक बॉटम लाइन करके ये आती है कि मात्र मेडिकल ट्रीटमेंट से कोरोना का या दूसरे वायरसेस का ये इलाज नहीं है, ये सक्षम नहीं है। इसके लिए जो चीज हमें बचाई वो थी हमारी इन्नेट इम्यूनिटी, हमारी नेचुरल इम्यूनिटी। हम इस इम्यूनिटी के ऊपर काम करें। बिल्कुल सर, इम्यूनिटी का बहुत अहम रोल रहा है, क्योंकि हमारा जो हमें सोचना है। बिल्कुल, इम्यूनिटी का बहुत अहम रोल रहा है कोरोना से जंग में पिछली बार, और क्योंकि चीन से हमारा खान पान अलग है, हमारा डेली रूटीन भी अलग है, तो इम्यूनिटी सिस्टम भी हमारी बेहतर है। तो और क्या एहतियात बरतने की आप सलाह देंगे कि किस तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम को लोग और स्ट्रॉन्ग करें, और बच्चों के लिए क्या कुछ खास सलाह आप देना चाहेंगे? उनको किस तरीके की सतर्कता बरतनी चाहिए, पेरेंट्स को कैसे ध्यान रखना चाहिए बच्चों को, ताकि वो इस कहर से बच सकें? सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारा एक वैदिक कहावत है कि पहला सुख निरोग काया, कि हमारी निरोग काया मीन जो हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल है जी सर, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल होगी, उसके तहत पूरी डिस्क्रिप्शन बाद में आप समय देंगे तो आएगा। तो निरोग काया यानी कि अगर हम अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखेंगे तो हम निरोग रह सकेंगे, और ये सबसे बड़ा सुख है जी। इसी के माध्यम से हम एक स्वस्थ भारत, आरोग्य भारत, संपन्न भारत को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, और इसी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और आपने ये भी देखा कि कोविड की जो पहली 3 वेव्स आई हैं, उनमें शायद कोविड से डायरेक्टली लोग नहीं मरे, जो लोग मरे ज्यादातर वो अपनी कोमॉर्बिडिटीज की वजह से मरे। कोमॉर्बिडिटीज क्या? जो लोग पहले ही कमजोर थे, बीमार थे, इम्यून कंप्रोमाइज थे, चाहे उनको मोटापा हो या डायबिटीज हो या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो या ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, कैंसर है, दूसरी इम्यून कंप्रोमाइज जिनको दवाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में या पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट लोगों को लेनी पड़ती है, तो उनकी इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाता है, वो इनको वल्नरेबल करता है इन्फेक्शन को, और इसी की वजह से लोगों की मौत हुई। तो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है बिल्कुल सर हमारे देश में कि लोगों का स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा अगर हम अपनी स्वस्थ जीवन शैली को और इसका ज्ञान बच्चों को स्कूल से शुरू करके और जो हमारी
प्राइमरी हेल्थ केयर है वहां पे इसको बड़ा एक्टिवली, जो अब हमारी सरकार वेलनेस सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की जगह वेलनेस सेंटर्स खोल रही है कि बीमारी वहीं। बिल्कुल सर, सतर्कता बहुत जरूरी है, सावधानी बहुत जरूरी है। अनीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, कल जो मॉक ड्रिल हुआ था उसमें ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों में हेल्थ सिस्टम को पहले से ज्यादा बेहतर पाया गया है, 60% नंबर मिले हैं सरकार को। तो क्या लग रहा है, अगर इस बार कोरोना की एंट्री होती है, री एंट्री इस नए सब वेरिएंट की, तो पहले जैसे हालात अगर बनते हैं तो हम लड़ाई के लिए कितना तैयार हैं, कितना हम तैयार हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की तरफ से? जैसे हेल्थ केयर सिस्टम 60% इम्प्रूवमेंट, 60% हमको अच्छा ही मिलेगा ट्रीटमेंट करने में। ऑक्सीजन प्लांट्स है, ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं होगा। दवा का मैन्युफैक्चरिंग, अभी वो जो लास्ट टाइम ब्लैक मार्केटिंग हुआ वो बंद होगा, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा होगा, ड्रग्स मिलेगा, टॉक्लिजुमाब, रेमडेसिविर अगर पेशेंट कंडीशन खराब हो गए, बहुत सारे आईसीयू का प्रिपरेशन हो गया, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग है, नर्सेस को रिक्रूट किया गया, एंड देन हेल्थ केयर वर्कर्स, सपोर्टिव केयर वर्कर्स भी ज्यादा बड़े हैं, वैक्सीनेशन स्टॉक है। तो इसी हिसाब से 60% इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, मेडिसिन, हमको 60% लास्ट टाइम से अच्छे रिजल्ट मिलने का मौका मिलेगा। एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वी शुड बी एबल टू फाइट द नेक्स्ट वेव विच इज कमिंग। बट इसके ज्यादा बता नहीं सकेंगे बिकॉज वी डोंट नो व्हाट दिस वायरस इज गोइंग टू डू। वायरस बदलते हैं, म्यूटेशन करते हैं। हम लोग चीन का रिपोर्ट खाली पाते हैं, दैट ऑल्सो एंटायर इंफॉर्मेशन फ्रॉम चाइना इज नॉट कंप्लीटली रिवील। तो हम लोग के वायरस के बीच इस बारे में जान नहीं सके। तो until and unless हमारा देश में 1 or 2 इन्फेक्शन हुआ, we have done the genomic study, तब भी हम लोग पॉजिटिव बता सकेंगे what this virus is going to do. Before that we should keep our fingers crossed, keep the guards on, और सतर्क रहे, अवेयर रहिए, पैनिक मत करिए, and we'll take it as it comes. बिल्कुल मैम, अगर कोरोना की रीएंट्री होती है, इस नए सब वेरिएंट का जो संक्रमण दर है अगर वो बढ़ता है, तो पिछली बार जिस तरीके से ऑक्सीजन की भारी मात्रा में एकदम से डिमांड बढ़ गई थी, वैसे कुछ हालात इस बार बनते नजर आ रहे हैं, या फिर हम उसके लिए पहले से तैयार हैं? खैर ऑक्सीजन प्लांट भी अब तो शुरू करा दिए गए हैं, तो ये और वेंटिलेटर की भी भारी कमी देखने को मिली थी। इन सब चीजों को लेकर जो विभाग है वो पहले से अब तैयार है, और क्या पहले जैसी स्थिति इस बार बन सकती है, या फिर ये जो वेरिएंट है ये पहले के मुकाबले थोड़ा कम इसका असर रहेगा? जैसे रिपोर्ट आ रहा है, ए वेरिएंट थोड़ा कम है, इट्स नॉट दैट एग्रेसिव, बट इनका आर फैक्टर, इन्फेक्टिव फैक्टर ज्यादा है, 16-18 के आसपास है। एक वायरस इन्फेक्टेड आदमी 16 से 18% को इन्फेक्ट करता है, तो इन्फेक्टिविटी है टाइम। बट यस, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है काफी। आप जब जैसे आप टीवी पे देखते हैं, मरीज को सड़क के ऊपर सलाइन चल रहा है, दवा चल रहा है, ऑक्सीजन का जरूरत है, तो वेंटिलेटर का कितना जरूरत होगा बता नहीं सकते हैं। इंडियन पॉपुलेशन के ऊपर ये वायरस कितना असर करेगा वो भी बता नहीं सकते हैं, बिकॉज वी डोंट नो, हमारे पास डेटा नहीं है। बट हम लोग तैयार है, ऑक्सीजन मशीन है हॉस्पिटल के अंदर, आईसीयू बेड्स काफी ज्यादा है, तो बड़ा है, आइसोलेशन बेड्स भी ज्यादा है जिसको वेंटिलेटर नहीं लगे। तो यस, हम लोग बेटर मैनेज कर सकेंगे, बट टू व्हाट एक्सटेंट बोलना अभी बहुत ही मुश्किल है। मैम, अगर मान लीजिए नए वेरिएंट से कोई संक्रमित हो जाता है तो इसके लक्षण क्या है? कैसे ये पहचान हो पाएगी कि वो इस नए वेरिएंट से ही संक्रमित हुआ है, या फिर पिछले जो वेरिएंट आए थे ओमिक्रॉन, डेल्टा, ये या फिर ये वो संक्रमण है? इसकी पहचान किस तरीके से अलग होगी? कैसे ये दोनों जो वायरस हैं ये अलग अलग तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं? देखिए, जो वायरस जब शरीर के अंदर आते हैं, आप अल्फा बताइए, डेल्टा, ओमिक्रॉन और जो नया वायरस, मोर और लेस साइंस एंड सिम्टम्स एक जैसा है। साइंस सिम्टम्स से आप वेरिएंट डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। वो बुखार होते हैं, स्नीजिंग होते हैं, खांसी होते हैं, दम फूलते हैं, सिर दर्द होते हैं। ओमिक्रॉन के समय उल्टी हुआ था, लूज मोशन भी हुआ था, दर्द में सिर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, टायर्डनेस होते हैं, डिहाइड्रेशन होते हैं। ये काफी प्लस और माइनस, अल्फा, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन में भी ऐसे ही था। इवन जो BF7 का रिपोर्ट आ रहा है उसी में एक ही तरीका का है। बट कुछ वेरिएंट जैसे डेल्टा के पहले बीटा, उसमें लंग इन्फेक्शन ज्यादा था, तो मरीज के लिए ऑक्सीजन, काफी मौत हुआ था, वेंटिलेटर का जरूरी है। उसके बाद जो वेरिएंट आया उतना लंग पे नहीं इफेक्ट करे।
बट आपका जो क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ऑन क्लिनिकल। उसके लिए हमको टेस्ट करना है, वायरोलॉजी, जीनोम टेस्टिंग, दैट इज द कंप्लीट जीनोम एनालिसिस को, उनका पूरा डीएनए वायरस का देख करके। इसीलिए गवर्नमेंट भी अभी बता रहा है टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट। ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग मीन्स सेंड फॉर कंप्लीट जीनोमिक टेस्टिंग। तब हमको पता चलेगा इसका क्या सीक्वेंस है, ये सेम वैरायटी है कि दूसरा वैरायटी है। और अगर जीनोमिक सीक्वेंस हमको पता है, अगला नया वैक्सीन बनाने में उनका बहुत असर हो जाएंगे, तो हम करेक्ट से परफेक्ट वी कैन मेक द एंटीबॉडी और द वैक्सीन अगेंस्ट द न्यू स्ट्रेन। तो इसी के लिए जीनोमिक टेस्टिंग के बाद ही बता सकते हैं कौन सा स्ट्रेन से इस मरीज का इन्फेक्शन हुआ है। जी। अभी कल देखिए जो वन बच्चे एंड वन लेडी मधुरई एयरपोर्ट में आए थे चाइना से, दे आर ऑल पॉजिटिव बीएफ। कैसे पता चला? बाय जीनोमिक टेस्टिंग। सिंपल टेस्ट में बताएंगे कि कोविड पॉजिटिव है, बट स्ट्रेन नहीं बता सकते। बिल्कुल, आरटीपीसीआर टेस्ट में इसकी पकड़ होती है या उसमें भी सिर्फ कोरोना से संक्रमित होने की बात सामने आएगी? या आरटीपीसीआर पॉजिटिव मींस वायरस इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस। जी। स्ट्रेन बता नहीं सकते हैं। बिल्कुल, जीनोमिक टेस्टिंग में स्ट्रेन पता चलेगा। और उसके लिए सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की टेस्ट को लेकर तैयारी कर रही है। तुली जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी, ये जो मॉक ड्रिल किया गया है, अपने हेल्थ सिस्टम को हमें और कितना मजबूत करने की जरूरत है ताकि कोरोना या फिर और भी कोई वायरस हो कि वो भारत में पैर न पसार सके? हेल्थ सिस्टम कितना मजबूत होना चाहिए हमारा? क्योंकि मॉक ड्रिल में भी हमें अपनी खामियां पता चल गई हैं। मॉक ड्रिल में भी कई जगह खामियां देखने को मिली है, हालांकि अब उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा, लेकिन पहली और दूसरी लहर के बाद हमें तैयार रहना चाहिए था। जी, सी एज ए होलिस्टिक चिकित्सक मैं आपकी चैनल से बार बार देश को जागृत करवाना चाहूंगा कि जो मेडिकल फैसिलिटीज आप कितनी भी अच्छी सुधार ले, आज जो दुनिया के सबसे लीडिंग कंट्रीज हैं, अमेरिका है या इंग्लैंड है या फ्रांस है या बेल्जियम है या स्पेन है, वहां पे हमसे कई गुना अच्छी और परफेक्ट मेडिकल फैसिलिटीज है जिनको कि हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं जी। पर वहां पे संक्रमण की और मौत की दर कई गुना हमारे देश से ज्यादा रही। इससे हमें सबक सीखना होगा कि दवा इसका फाइनल इलाज नहीं है, इसका फाइनल इलाज है प्रिवेंशन में। कि ये संक्रमण तो रहेंगे वातावरण में और नए नए आते रहेंगे, परंतु जो आज विश्व भर में बीमारियां प्रचलित हैं वो सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के नाम से मानी जा रही हैं और उसमें इम्यून डेफिशिएंसी होना, यानी कि मेरी जो रोग प्रतिरोध शक्ति का कमजोर होना भी एक लाइफस्टाइल डेफिशिएंसी है। और उसके लिए देशवासियों को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी अपनी सेहत की, और सरकार का काम है लोगों को उसके बारे में ज्ञान दे, उनको जागरूक करे। बिल्कुल सर, सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की है, फिर भी लोगों द्वारा सतर्कता नहीं बरती जा रही है। लोग कहीं ना कहीं लापरवाह दिखाई देते हैं, मास्क का प्रयोग नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोगों की तरफ से लापरवाही देखी जा रही है। जी, तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो 3 बुनियाद हैं कि हम मास्क पहने, अपना शारीरिक डिस्टेंस रखें, दूसरों से ज्यादा भीड़ भाड़ वगैरह में नहीं जाएं और अपना वैक्सीन लगाएं और अपनी सैनिटेशन का ध्यान रखें ताकि जर्म्स जो हैं हमारे कांटेक्ट से, हाथ इत्यादि से दूसरों के पास ना फैले। पर फिर भी लॉन्ग टर्म जो उपाय है वो है नेशनल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जी। और इस चीज को माना गया है कि अगर मेरी सेहत अच्छी है तो तभी मेरी इम्यून सिस्टम अच्छा होगा और मैं मात्र किसी वायरस, कोरोना को नहीं, किसी और वायरस को, किसी और जर्म को, और जितनी बीमारियां हैं, जैसे आज सब बीमारियों को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहा जा रहा है, तो मुझे उन सब से मुक्ति मिलने का एक ही उपाय है और वो है हमारी वैदिक जीवन शैली, जिसमें कि हमारी दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसके ऊपर विशेष गौर किया जाए और सबसे पहले हम अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हर घर में माता पिता का फर्ज है, स्कूल इत्यादि में टीचर्स बच्चों को इसके बारे में जागृत कराएं। ये हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर
इसका लाना बहुत जरूरी है कि और सबसे बड़ा जो एक स्वास्थ्य का राज है वो है, एक अंग्रेजी प्रोवर्ब है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एवरीवन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल सर। तो टाइम से सोएं, यानी कि जो अपनी एक डिसिप्लिन है वो हमारा स्वस्थ हो। बिल्कुल सर, इस भाग दौड़ भरी लाइफ में हमें अपनी डेली रूटीन पर ध्यान देना है, स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, ताकि हम कोरोना क्या किसी भी वायरस को हरा सके। अनीता मैम, आपसे जानना चाहूंगी, आप चैनल के माध्यम से क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगी, क्या एहतियात उनको बरतने चाहिए, कैसे वो अपना ध्यान रखें? यस, जो पॉइंट्स अभी सर ने बताया है वो एकदम पक्का है। उसके ऊपर हम 2-3 वर्ड्स ऐड करना चाहते हैं। यस, अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारे ज्यादा पानी पीना चाहिए और योगा करना चाहिए। योगा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंप्रूविंग द इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। ब्रीदिंग एक्सरसाइज, पर्टिकुलरली वायरस लंग्स को अफेक्ट करते हैं, वो बताते हैं कि प्राणायाम जो योगा में होता है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और होल बॉडी प्राणायाम, मेडिटेशन, इससे हमारा सारे ऑर्गन अच्छे रहते हैं। उसके साथ साथ खाना पीना भी ठीक रहना है। लॉट्स ऑफ फ्रूट्स बताते हैं, वेजिटेबल्स भी बताते हैं, हरे रंग का, उससे बहुत एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। इसके अलावा हमारा जो नेचुरल डाइट में हल्दी, टर्मरिक, देन दालचीनी, तेजपत्ता, लवंग, क्लोव, जिंजर, गार्लिक, लेमन, ये इज वेरी वेरी गुड इन इंडिया। ये हम लोग बहुत सारे देशों में नहीं है, ये है हमारा हरेली घर का चीज, ये बहुत इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। एक बात तो उसको मानना है, वायरस का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है, वी जस्ट ट्रीट द साइंस, बट वायरस को हम लोग ट्रीट करने के लिए जस्ट एंटी वायरल है। बाकी तो बॉडी का इम्यूनिटी अच्छे हैं तो फाइट। बिल्कुल मैम, कोरोना से फाइट के लिए हमें अपने इम्यून सिस्टम पर ध्यान रखने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है, साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीता मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आर के तुली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना से निपटने और अपने हालात से निपटने के लिए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया, जिससे हमें पता चला कि कहां पर हमें अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने की जरूरत है और कैसे हम कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।